अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर शुरू की थी। तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले उसकी कंपोजिशन समझें। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जो बात हुई थी उसकी थोड़ा रिकेप कर लें हम। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बच्चों खुद 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। उनमें एक डीऑक्सीराइबो शुगर है, उनमें एक नाइट्रोजनस बेस है और उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो क्योंकि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर की टाइप्स हैं, इसलिए हमने ये भी कहा था कि जो पेंटोज शुगर है वो 2 किस्म के होती हैं, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो है वो आरएनए में होते हैं, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। जहाँ तक नाइट्रोजनस बेसिस की बात है वो भी मेनली 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर्स और पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे कल, ठीक है बच्चों। और एक फॉस्फेट ग्रुप एक ही होता है, वो हमने बनाया था कल। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड किन कंपोनेंट से बनता है उसको हमने कहा था कल कि उसमें एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड is composed of a deoxyribose sugar, जिसके वजह से इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और इससे बनने वाले न्यूक्लिक एसिड को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा है। दूसरा कंपोनेंट आज हम लिखेंगे वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, और उन बेसिस में शामिल है जिससे जो डीएनए के कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए का कंपोनेंट है, यहाँ मैं ब्रीफली उनकी लिखूंगा। एक है एडेनिन, बनाया था कल स्ट्रक्चर, एडेनिन, गावानिन, ये दोनों प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर्स कर बनाए थे। थायमीन एंड साइटोसिन, एडेनिन, गावानिन, थायमीन, साइटोसिन। यूरासिल की स्ट्रक्चर भी कल बनाए थे बच्चों, और ये यूरासिल आरएनए का कंपोनेंट है, डीएनए का कंपोनेंट नहीं है। इसलिए वो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए के कंपोनेंट है वही यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। एडेनिन, गावानिन, थायमीन, साइटोसिन, these are the nitrogenous bases which becomes a component of deoxyribonucleotides। ठीक, इनमें से कोई या एडेनिन या गावानिन या थायमीन या साइटोसिन, इनमें से कोई एक डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ता है। तीसरा कंपोनेंट जो बच्चों इसके साथ जुड़ता है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, तो एक फॉस्फेट ग्रुप, वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस और एक डीऑक्सीराइबो शुगर, ये 3 कंपोनेंट्स मिलके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये 3 कंपोनेंट्स कैसे जुड़ते हैं, इनमें कौन से बॉन्ड बनते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम बॉन्डिंग करेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में। सॉरी, बच्चों हम एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस लेंगे और एक पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस लेंगे एज एन एग्जाम्पल। सभी किस्म के हम नाइट्रोजनस बेस के साथ न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएंगे, हम 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, 2 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, जिसमें एक होंगे प्यूरिन में से एक बेस, एक में होंगे पायरिमिडीन में से एक बेस। तो उन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। पहला कंपोनेंट इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर O नेगेटिव मैंने रखा है बच्चों, ठीक है। फिजियोलॉजिकल पीएच पे फॉस्फेट ग्रुप इस सूरत में होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड इस सूरत में होती है।
ये यही नेगेटिव चार्ज है बच्चों जिसकी वजह से डीएनए की चार्ज नेगेटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लेना। डीएनए की चार्ज जो है वो नेगेटिव है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा कंपोनेंट आपका रहता है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नंबरिंग। कार्बन नंबर 5 के CH2OH, ये कार्बन नंबर 3 के OH, ये कार्बन नंबर 1 के OH। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे कोई O नहीं है जिसकी वजह से हम इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है। अब हम एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस बनाएंगे। प्यूरिन में से एडेनिन और गाउनिन में से एक बनाएंगे। चलो एडेनिन बनाते हैं। प्यूरिन में यहाँ एक अमाइनो ग्रुप है। ये है बच्चों एडेनिन, बीच में लिखता हूँ मैं एडेनिन है। एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 कंपोनेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम है प्यूरिन की जब नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग यहाँ शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 है, N9, जिस पे मैंने कल फोकस किया था, N9। तो बच्चों प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस की N9 की जो H है उसका पेंटोस शुगर की, डीऑक्सीराइबोस शुगर की कार्बन नंबर 1 की OH जो बीटा पोजीशन पे है, जब OH ग्रुप जो है CH2OH की सेम साइड में हो उसको हम बीटा नाम देते हैं। ये आइसोमर्स होते हैं, अल्फा बीटा एनोमर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, शुगर्स में हम इंशाल्लाह और कभी मौका मिले तो बात करेंगे। तो ये बीटा एनोमर है, इसका क्या कहते हैं पेंटोस शुगर का। तो इस OH का, इस कार्बन नंबर 1 के OH का प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस के N9 के H के साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इस N और इस C1 के दरमियान एक बॉन्ड बन जाती है। मैं इसको मिटा के ये बॉन्ड यहाँ बना लेता हूँ, ये बॉन्ड बन जाती है। इस बॉन्ड को कहते हैं बच्चों हम, ये बीटा 1 है, बीटा, और ये N9 के साथ जो शुगर के साथ बॉन्ड बनते हैं उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये पूछा जाता है एक प्यूरिन बेस जो है शुगर के साथ कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, वो भी बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ये जरूर याद रखना बच्चों। ठीक है, तो एक बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ पर ये फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस शुगर की कार्बन नंबर 5 की OH के साथ यहाँ भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यहाँ से H2O यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ O है, तो इस O के थ्रू यहाँ पर एक बॉन्ड बनती है। ठीक है बच्चों, ये फास्फोरिक एसिड है, ये CH2OH के जो OH ग्रुप है उसके साथ कंडेंसेशन होकर जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है। इस किस्म के बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड बनी है। तो ये बॉन्ड है बच्चों फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में 2 किस्म के बॉन्ड्स बन गए। एक शुगर और बेस के दरमियान बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक शुगर और फॉस्फेट के दरमियान फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। समझ गया आप? ओके, ये एक किस्म का न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब हम एक पायरिमिडीन बेस के साथ इसी किस्म का एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, बाकी सेम रखते हैं, हम यहाँ पर बेस बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन याद रखना
प्यूरिन का N9 के साथ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। अब मैं यहाँ मिटाता हूँ ये। नाउ ये दोनों तो सेम है। अब हम बेस बदलेंगे। अब प्यूरिन की जगह एक पायरिमिडीन बेस बनाएंगे। आप बताओ क्या बनाएं? हम बनाएंगे जैसे डीएनए में एक ख़ास किस्म की पायरिमिडीन बेस होता है थायमिन, जो आरएनए में नहीं होता। उसी थायमिन को यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होती है थायमिन में, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन, बाकी वैलेंसी बराबर करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हो गया यहाँ पर। तो ये बच्चों थायमिन, एक पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस थायमिन, जो स्पेसिफिक है डीएनए के साथ। तो क्या होती है नंबरिंग? आपको पता है पायरिमिडीन की नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज में नंबरिंग करते हैं IUPAC के हिसाब से। तो यहाँ प्यूरिन के बजाय पायरिमिडीन अगर नाइट्रोजनस बेस हो तो उस वक्त N1 के साथ, पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस का N1 के साथ बीटा जो यहाँ पर पोजीशन पे OH ग्रुप है, उनके दरमियान ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, अगेन इसको हम नाम देते हैं बच्चों, अब हम लिंक करेंगे, ये C1 है, C1N1, जो बीटा का C1 है, इसको हम बीटा N1 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। When there is a pyrimidine nitrogen base, the glycosidic linkage between that base and the pentose sugar is beta N1 glycosidic bond, beta N1। फिर ये बॉन्ड तो वही सेम बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो दो किस्म के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हुए आपने देखा, ठीक है। तो इसी तरह से साइटोसिन के साथ, उसी तरह से गाओनिन के साथ भी ये इस किस्म के लिंकेज के साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स वजूद में आ जाती हैं। चूंकि आपके पास 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, गाओनिन, थायमिन, साइटोसिन, 4 किस्म के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। 4 किस्म के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, 2 तो हमने बना ली। तो ये 4 किस्म के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बच्चों फिर अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, कल बताया था आपको कि ये मोनोमर है, इन्हीं से जोड़ जोड़ के, इन्हीं की पॉलीमराइजेशन से आगे जाके डीएनए बनेंगे। अब नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ जोड़ कर एक पॉलीमर बनता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अभी हमारे पास टाइम है। अब पूरी स्ट्रक्चर डिटेल नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ये बनाना जरूरी है, और नेगेटिव। आपको मालूम है यहाँ O के जरिए, ठीक, CH2 के साथ क्या बनाई थी, शुगर के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो आगे ये सब डिटेल नहीं बनेंगे, यहाँ ये बनाना जरूरी, कार्बन नंबर 3 पे ये OH ग्रुप यहाँ ये बना लेते हैं। ये C1 जो है आपको मालूम है ये लिंक है नाइट्रोजनस बेस के साथ। मान लो यहाँ एडेनिन है, मैं सिंपली A लिख कर रखता हूँ, स्ट्रक्चर आपको मालूम है। एडेनिन प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है, उसकी N9 के साथ ये C1 लिंक है, आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और नेगेटिव
ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये C1, ये C2, ये C3। यहाँ पर एक पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस बनाएंगे, मान लो साइटोसिन। तो आपको मालूम है ये C1 और N9 है बीटा टोजन का, ये C1 और N1 है। लिंकेज जरूरी भी नहीं है, अगर आपको मालूम है यहाँ लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। तो मेन यहाँ मकसूद आपको समझाना ये है कि किस तरह से दो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या दो या दो से ज्यादा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंडेंसेशन होकर एक चेन बनता है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। वही आगे जाके अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है तो डीएनए बनेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो तो आरएनए बनेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड हुआ। इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक बॉन्ड बनती और एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती। वो कहाँ होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर देखना आप। एक न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर की, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर की जो कार्बन नंबर 3 है, तीसरा कार्बन, उसका जो OH है उसकी कंडेंसेशन होती है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के साथ जो जुड़ा है कार्बन नंबर 5 के साथ उस न्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ। तो देयर occurs a condensation reaction between the 3 OH of pentose sugar of one nucleotide with the phosphate of another nucleotide। तो यहाँ पर अगेन ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाती है। तो एक O आपको पता है यहाँ रहता है, तो इस O के थ्रू ये P और ये कार्बन C3 जो है वो लिंक होती है। मैं ये मिटा के ये लिंक बनाता हूँ। तो यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट, अगेन ये एक और एस्टर बॉन्ड बना। तो इसको भी हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब बनी दो न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने के दौरान एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है पहले से ही न्यूक्लियोटाइड में ही, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एक ऑलरेडी बन चुका है। ठीक, एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड पहले बना है, ये अब दूसरी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गई दो न्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन के दौरान। अब हम कह सकते हैं जब दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो उनके दरमियान, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान एक ये दो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गई। इसको कहते हैं हम फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड या लिंकेज। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में दो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर, डाई मीन दो। तो इस फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज के जरिए ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाती है। जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के OH के साथ जुड़ेगा। तो ये इस तरह से नीचे जोड़ते जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड जो ग्रोइंग जो चेन है एक न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ तीसरा जुड़ेगा, उसके तीसरे के साथ चौथा जुड़ेगा। इस तरह से जोड़ता जोड़ता लंबा हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। यहाँ और एक चीज आपको याद रखने की ये है बच्चों कि ये चेन बनेगा, ये जो चेन बनेगा, इस चेन में आप देखना साइड में फॉस्फेट शुगर, इस तरह से साइड में एक फॉस्फेट शुगर की एक बैकबोन बनेगा, उसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। फॉस्फेट शुगर करके एक साइड में एक चेन बनेगी, उसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन में फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है, इसलिए साइड पे बैठता है। सॉरी लेकिन जो बेसिस है बच्चों ये अंदर की तरफ बैठता है। देखो ये बेसिस,
बेसिस अंदर की तरफ बैठता है। आगे इस पर और बात होगी, लेकिन यहाँ पर आपको समझाना ये है कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसकी बाज़ाब्ता एक डायरेक्शन है, इसकी एक बाज़ाब्ता पोलैरिटी है। ये पोलैरिटी समझना ज़रूरी है। इस चेन को, इस फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस चेन की बाज़ाब्ता एक पोलैरिटी है। इसके साइड्स हैं, रिकॉग्नाइजेबल साइड्स हैं, हम पहचान सकते हैं इसके, ये साइड करके हम पहचान सकते हैं। अब उस साइड को नाम देने के लिए खास तरीका है बच्चों। आप देखना इस साइड में ये जो फॉस्फेट है ये पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ लिंक है। ये फॉस्फेट फ्री है, इसके साथ कोई और न्यूक्लियोटाइड लिंक नहीं है। ये आगे एंड पर तो ये फॉस्फेट फ्री फॉस्फेट किस कार्बन के साथ लिंक है? पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ। इसलिए इस वाले साइड को हम 5 प्राइम नाम देते हैं, 5 प्राइम या 5 डेज भी लिख सकते हो। 5 प्राइम, ये साइड 5 प्राइम साइड है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन की ये साइड 5 प्राइम साइड कहलाता है। लेकिन नीचे आप देखना एंड पर जोड़ते 10, 15, 20, 100, उसके एंड पर जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड बचता है, उस आखिरी न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH जो है उसके साथ कोई अभी लिंक नहीं है और न्यूक्लियोटाइड, उसके 3 प्राइम OH फ्री है। 3 कार्बन नंबर 3 की जो OH है अभी फ्री है लास्ट में, इसलिए कार्बन नंबर 3 यहाँ पर फ्री होने की वजह से इस वाले साइड को हम 3 प्राइम साइड कहते हैं। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन की पोलैरिटी है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज ए डिफरेंट पोलैरिटी। One side is called 5 prime side, another side is called 3 prime side. Why they are so called? क्योंकि जो एक साइड में फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 5 के साथ है, वो फ्री है लिंक, लेकिन दूसरी साइड में कार्बन नंबर 3 का जो OH है वो फ्री है। इन फ्री एंड्स की वजह से इनको एक साइड को 3 प्राइम या 3 डेज, एक को हम 5 प्राइम कहते हैं। समझ गए? इसी तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बेस जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस मान लो, यहाँ एडेनिन जुड़ा है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ साइटोसिन जुड़ा है। इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है DNA जो है डबल स्ट्रैंडेड है। DNA की 2 स्ट्रैंड है, 2 चेन से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना, आपको पता है। लेकिन DNA में बच्चों 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। Is 2 polynucleotide chains, they are called strands of DNA. DNA में 2 strands है, 2 polynucleotide chain से मिलकर DNA बनता है। तो how 2 strands या 2 polynucleotide chains combine to form DNA, और DNA की उससे फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर DNA की कहलाता है उसको, इस पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। कल DNA की स्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको कल DNA की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। कल अच्छी तरह से आपको DNA की स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। तो अब तक हमने DNA की कंपोजिशन पढ़ी और किस तरह से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइन होकर पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं। हमने पोलैरिटी भी समझी, हमने बॉन्ड भी समझे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह कल हम DNA की स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू।